चलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? वैष्णवी, प्रिया, पीयूष, मोहित, प्रणव। यस सर। ओके, चलो। तो ऐसे ही एक्टिव रहो सब लोग, टाइम टाइम पे रिप्लाई किया करो। अदरवाइज मैं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, एक दो लोग रिप्लाई करते हैं, बाकी तो सो जाते हैं, बाकी क्या करते पता नहीं। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट कर दे। अपन अभी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करने वाले बेटा, न्यूक्लियस के बारे में, कंट्रोलिंग सेंटर जिसको हमने कहा था। फिर अगला जो लेक्चर होगा अपना मंडे को, उसमें अपन इसके कुछ और मल्टीपल चॉइस, हालांकि प्रीवियसली जब सेल मेम्ब्रेन तक नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस हमने इसके सॉल्व किए थे, है ना। अब इसके आगे और एक शीट हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस की शीट जो होगी वो आपको असाइनमेंट के लिए दी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले तो ये लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते बेटा, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इसको हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, बराबर है बेटा। इट इज also called as controlling center of the cell, ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। तो इसका भी मैं रीजन बताऊंगा बेटा कि इसको अपन कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल क्यों कहेंगे। सो इसमें सबसे पहले तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था बेटा, याद है किसी को? इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको, भूल गए? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। So nucleus was discovered by रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था बेटा। अब ये न्यूक्लियस जो है, ये एक टाइप का पार्ट है सेल का जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है बेटा, है ना। इट इज डबल मेम्ब्रेनस। कल ऑर्गेनेल्स के ग्रुपिंग्स मैंने लिख के दिए थे बेटा आपको, डबल मेम्ब्रेनस में 3 एग्जांपल्स लिखे थे आप लोगों ने, ये देखो डबल मेम्ब्रेनस, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स है बेटा, और फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस। सो अब सबसे पहले तो मैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ बेटा, उसमें अलग अलग क्या लेबल्स है वो मैं बताता हूँ, और उसके बाद उन सभी लेबल्स का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन। न्यूक्लियस का जो शेप है वो तो सेल के शेप पे मैटर करता है बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ये स्फेरिकल या ओवल शेप न्यूक्लियस का शेप होगा। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस है, तो उसमें भी 2 मेम्ब्रेन्स है बेटा, लेकिन देखो दोनों मेम्ब्रेन्स में क्या डिफरेंस है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया बेटा, और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये कंटिन्यू नहीं है बेटा, कुछ जगहों पे वो डिसकंटिन्यूड है ना, कुछ जगहों पे वो डिसकंटिन्यू रहेगा। ओके, सो ये 2 मेम्ब्रेन हो गया बेटा। ये जो है ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है बेटा ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा, इनर मेम्ब्रेन। और इसके बाद फिर अब आउटर मेम्ब्रेन कुछ जगहों पे जाके वो डिसकंटिन्यूड हो जाता है बेटा, एंड द पॉइंट वेयर
that outer membrane get discontinued is called as a nuclear pore. अभी जैसे कि देखो बेटा, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है ही नहीं बेटा, है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा न्यूक्लियर पोर, मतलब एक टाइप का होल है ये, है ना, न्यूक्लियर पोर। और इसके बाद अब दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स के स्पेस के दोनों के बीच में एक स्पेस है बेटा, ये वाली देखो, इस स्पेस को क्या कहा जाता है, ये वाली स्पेस के बारे में बता रहा हूं आपको, दैट इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है ना बेटा, क्या नाम दिया, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी का मीनिंग क्या होगा बेटा, अराउंड, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, बराबर कि नहीं, तो वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गए। और इसके बाद अब इस इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड में ये जेली पार्ट रहेगा बेटा, इधर ये जो अभी मैं डॉटेड स्ट्रक्चर जो निकाल रहा हूं इधर, ये वाला पार्ट है ना, एंड दिस इज द, ये जो लिक्विड पार्ट हो गया भाई, ये होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मीनिंग है फ्लूइड, प्लाज्म का मीनिंग क्या है बेटा, फ्लूइड। तो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर है, बराबर है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और फिर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल रहेगा बेटा। ये अभी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकाला मैंने यहाँ पे, ये सेल का जेनेटिक मटेरियल होगा भाई। उसको अपन क्या नाम देंगे बेटा, क्रोमैटिन कहेंगे उसको, या उसको हम अल्टरनेटली क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। बताऊंगा बेटा आगे जाके मैं डिफरेंस कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट वाला कंटेंट, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डेंस कलर बॉडी देखो बेटा, ये है ना, इस बॉडी को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या नाम दिया बेटा, न्यूक्लियोलस। तो फिर ये न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन, ये दो ऐसे पार्ट है न्यूक्लियस के, इन पे ही सारा फंक्शन न्यूक्लियस का डिपेंड है बेटा। अब मैंने सब लेबल्स निकाल दिया आपको, अब इनके फंक्शंस बताता हूं बेटा। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है ना, इनका फंक्शन बिल्कुल, इनका जो फंक्शन है बेटा, ये बिल्कुल अपने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के मेम्ब्रेन के जैसा है बेटा। उसमें मैंने बताया था देखो आपको, आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन किस टाइप का बताया था, याद है किसी को, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। कौन, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को वो परमिशन देगा, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए है, प्रोटीन है, उनको परमिशन देना इसका काम होता है बेटा इनर मेम्ब्रेन का। चलो, तो अब हमें दो पार्ट्स के बारे में देखना है डिटेल में, एक तो ये क्रोमैटिन रहेगा और दूसरा होगा बेटा न्यूक्लियोलस, है ना। इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आगे मैं न्यूक्लियोलस के बारे में पहले बताता हूं, उसके बाद देखेंगे अपन क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है ना। आगे सो नेक्स्ट पार्ट न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलस है, इसको अल्टरनेटली क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब देखो बेटा, सेल का सेंटर कौन, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का सेंटर कौन, न्यूक्लियोलस, इसीलिए इसको न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। आगे ये जो न्यूक्लियोलस है, ये क्या है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। क्या नाम दे दिया बेटा उसको मैंने, नॉन मेम्ब्रेनस। किसी तरह का मेम्ब्रेन उसमें नहीं है, ना आउटर मेम्ब्रेन ना इनर मेम्ब्रेन, एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा, ये जो न्यूक्लियोलस है, दिस न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा, वो डिस्कवर्ड किया था फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। आगे अब ये न्यूक्लियोलस क्या काम क्या करेगा बेटा, है ना। तो इसका काम ये है, ओके चलो उसके पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों को, मुझे प्रोटीन फैक्टरीज का नाम बताओ बेटा, प्रोटीन फैक्टरीज। राइबोसोम, राइबोसोम, बराबर है। अब राइबोसोम जो है, ये दो कंपोनेंट से बनता है बेटा, सब बताया था मैंने आप लोगों को।
राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। देखो कहाँ पे बताया था, उस स्लाइड पे मैं लेके जाता हूँ आपको, 2 दिन पहले मैंने बताया था। ये देखो बेटा, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्रीज उसको ओपन कहते हैं बेटा। और राइबोसोम बनने के लिए क्या चाहिए बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, बराबर कि नहीं। तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब आरआरएनए, और आरआरएनए के साथ क्या लगेगा बेटा, प्रोटीन लगेगा, बराबर कि नहीं। आरआरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों का जो कॉम्बो है वो राइबोसोम है। तो इसका मतलब राइबोसोम सिंथेसिस के लिए क्या लगेगा बेटा, आरआरएनए लगेगा, बराबर कि नहीं, राइबोसोमल आरएनए। और ये जो राइबोसोमल आरएनए है, इसको सिंथेसाइज करना, ये किसका काम है बेटा, ये काम है इस न्यूक्लियोलस का, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ व्हाट, दैट इज आरआरएनए। आरआरएनए मतलब अल्टीमेटली इसी के थ्रू किसका सिंथेसिस होगा बेटा, राइबोसोम का सिंथेसिस होगा। और दूसरी बात, इनका जो नंबर है, न्यूक्लियोलस कितने रहेंगे बेटा, सेल में एक से मेनी न्यूक्लियोलस हो सकते हैं, वो तो सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। जितनी सेल एक्टिव है उतना न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा होगा, ठीक। बस इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड इसके बाहर न्यूक्लियोलस में आपको नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब जितने इंपॉर्टेंट है सब मैंने बता दिया। आगे प्रोसीड करते बेटा। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, उस जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या नाम दिया था बेटा, या तो हम उसको क्रोमोसोम कह सकते हैं या क्रोमैटिन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, कंटेंट तो वही है। अब इस क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, सभी कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, क्रोमोसोम कंट्रोल करता है, बराबर कि नहीं। अब देखो बेटा, जोम मतलब बॉडी, क्रोम मतलब कलर बॉडी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि ये जो क्रोमोसोम है भैया, ये किससे बनेगा। सो दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। तो क्रोमोसोम 4 कंपोनेंट से बनेगा बेटा। वो 4 कंपोनेंट्स कौन से, सबसे पहला कंपोनेंट दैट इज डीएनए। डीएनए का लॉन्ग फॉर्म पता है कि नहीं सबको, क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आएगा बेटा उसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड, मतलब अपना आरएनए। उसके बाद देखो, इस प्रोटीन का नाम इसके पहले मैंने बताया आप लोगों को, जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है बेटा, उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन, बराबर है। और इसके साथ कुछ एडिशनल प्रोटीन्स वहां पे रहेंगे, और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है ना। अब कैसे है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो बताता बेटा। चलो अब मुझे बताओ, आपको जितना नॉलेज होगा उसके हिसाब से मुझे बताओ, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड, बताओ। डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्टैंडर्ड। बराबर है। सो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड है बेटा, मतलब उस पे चार्ज नेगेटिव होगा। देखो बेटा, इस पे चार्ज नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज वाला जो डीएनए है, इसको सेल में कॉइल्ड करना है। तो कॉइल्ड करने के लिए इसको अपोजिट चार्ज वाला प्रोटीन चाहिए कि नहीं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। तो मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके अराउंड ये डीएनए कॉइल्ड होता है बेटा, ऐसे तो उसमें कॉइलिंग होगी। तो इसका मतलब सिंपली डीएनए की कॉइलिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन जरूरी है, और उसको बस सपोर्ट करना। ओके, सपोर्ट करना मतलब जस्ट फॉर द व्हाट, एडिशनल पैकिंग, एडिशनल जो पैकेजिंग होती है, उसके लिए वहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ठीक है। ये एक फीचर हो गया। चलो, हिस्टोन प्रोटीन नॉन, और आरएनए जो होता है बेटा, वो आरएनए भी तो नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, लेकिन बस इसको हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत नहीं है। क्यों, पहली बात तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है बेटा, और दूसरा आरएनए की लेंथ इतनी नहीं होती जितनी डीएनए की लेंथ, और इस वजह से आरएनए जो है दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन लाइक दैट ऑफ द डीएनए। होंगे तो भी बहुत रेयर अमाउंट में होंगे। तो क्रोमोसोम क्या है, ये समझ में आ गया बेटा सबको। चलो टेक्स्ट करो फटाफट। यस सर। ओके, सर ये हिस्टोन प्रोटीन का ग्रुप बन के क्रोमोसोम बनता है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए कॉइल्ड होगा,
ओके और उसकी एडिशनल पैकेजिंग के लिए वहां पे नॉन हिस्टोन भी आ जाएगा और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन रहेगा इसको अपन क्रोमोसोम कहेंगे। प्रिया समझ में आ गया? यस सर। ओके चलो आगे प्रोसीड करते हैं अभी। अब ये तो जस्ट इस स्लाइड में मैंने बताया बेटा आपको क्रोमोसोम का केमिकल कंपोजिशन। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम को अगर हम देखें बेटा, ये एक पार्ट होता है क्रोमोसोम का, उसको क्रोमैटिड कहा जाता है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। देखो बेटा इस हाफ को क्या कहा जाता है? दैट इज क्रोमैटिड हाफ। क्रोमोसोमल आर्म इसी को अपन कह सकते हैं क्रोमैटिड। ओके विपुल का क्वेश्चन ये है, विपुल पाटिल का, कि न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस होता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है क्या न्यूक्लियस के फ्लूइड में? नहीं बेटा वो डिफ्यूज नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, एक मिनट, थोड़ा भी ये पूरा न्यूक्लियस था बराबर कि नहीं? ये देखो हाँ, जब तक वो फंक्शन करेगा तो इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या रहेगा बेटा? न्यूक्लियोलस के अंदर उसमें बेटा आरएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा। तो ये आरएनए और प्रोटीन का मास है बेटा, जब तक फंक्शनल रहेगा वहां पे वो एज इट इज एग्रीगेट फॉर्म में रहेगा। हाँ जैसे नॉन फंक्शनल हो जाएगा उसके बाद वो न्यूक्लियोलस में डिफ्यूज हो जाएगा। विपुल क्लियर? ओके सर न्यूक्लियर पोर का रोल क्या है? न्यूक्लियर पोर का रोल क्या है? वही देखो मैंने मेम्ब्रेन को क्या कहा कि सिलेक्टिवली परमेबल है। बेटा देखो क्या होगा, ये डीएनए है बराबर है, इस डीएनए से आरएनए बनता है। मान लो ये बन गया बेटा आरएनए। अब इस आरएनए को जब तक ये राइबोसोम को बाइंड नहीं हो जाता, देखो बेटा अब ये क्या है इधर, ये है राइबोसोम बराबर कि नहीं? अब ये है आरएनए। प्रोटीन कब बनेगा बेटा? जब ये आरएनए राइबोसोम को बाइंड हो जाएगा बराबर कि नहीं? तो उस आरएनए को परमिशन देना, आरएनए को बाहर निकालना, ये न्यूक्लियर पोर। इनफैक्ट जो मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है न्यूक्लियस, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल किसकी वजह से है? न्यूक्लियर पोर्स की वजह से। प्रिया समझ में आ गया? यस सर। चलो आगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो अभी ये एक क्रोमैटिड है ठीक है ना, और ये दूसरा क्रोमैटिड है बेटा। तो एक क्रोमैटिड मतलब सिंपली क्रोमोसोम का आर्म होगा। हाँ तो क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड होते हैं और इन दोनों क्रोमैटिड्स को ये ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड कैसे अटैच होगा इसके लिए सेपरेट चैप्टर अपन सेल डिवीजन में इन डिटेल वो चेंज तो डिस्कस करेंगे बेटा, आगे आएगा वो। हाँ अब लेकिन किसी भी सेल के क्रोमोसोम को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखेंगे? देखो बेटा सब कंपोनेंट्स में यहाँ पे अभी निकालता हूँ। अब ये क्रोमोसोम के अंदर का एक पार्ट जो पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सा पार्ट है बेटा बताओ? पॉजिटिवली चार्ज में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, तीनों में से पॉजिटिवली चार्ज कौन है? डीएनए। हिस्टोन बराबर है। प्रोटीन। अब ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, आप कंसिडर कर लो वो हिस्टोन प्रोटीन है ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड कॉइल होगा बेटा अपना न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए आरएनए कॉइल होगा। अब मैं रेड कलर में वो कॉइलिंग्स दिखा रहा हूँ बेटा उधर, ये देखो ये डीएनए है ठीक है ना। ये देखो ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी वो कॉइल पार्ट है, देखो बेटा ये कॉइल पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा रेड कलर में, ये डीएनए है। हाँ लेकिन क्रोमोसोम में कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं बेटा जहां पे वो डीएनए कॉइल नहीं रहेगा ठीक है। अब देखो बेटा ये पार्ट है, इसमें क्रोमोसोम कॉइल्ड ही नहीं है ना, ये वाला पार्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पार्ट होता है वो कॉइलिंग नहीं है। हाँ ये टिपिकल क्रोमोसोम है बेटा। अब इस क्रोमोसोम के अंदर कौन कौन से पार्ट है वो मैं लेबल्स यहाँ पे करता हूँ अभी। सबसे पहले तो ये देखो बेटा,
ये सबसे पहले तो ये क्रोमोसोम का टिप है, बराबर है। ये देखो बेटा, ये टिप है क्रोमोसोम का और उसको कहा जाता है टीलोमियर। क्या नाम दिया बेटा? टीलोमियर, दैट इज द टिप ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद अब ये क्या हो गया बेटा? क्रोमोसोम का हाफ पार्ट, साइड वाली डायग्राम में भी जो बताया था मैंने, हाफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज क्रोमैटिड, बराबर है बेटा। ये भी क्या रहेगा? ये भी तो वही रहेगा फिर, इट इज ऑल्सो क्रोमैटिड, है ना। तो ये दोनों जो क्रोमैटिड्स है, इन दोनों क्रोमैटिड्स को ये ज्वाइन करने वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो, ये वाला, है ना। इसी पार्ट को अल्टरनेटली कहा मतलब एक नाम दिया उसको सेंट्रोमियर, जो इस डायग्राम में भी बताया बेटा मैंने। ये देखो, ये सेंट्रोमियर है यहाँ पे, है ना। और इसी सेंट्रोमियर का अल्टरनेट नेम है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या नाम दे दिया बेटा उसको मैंने? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर उसका नाम है, ठीक है ना। आगे हर एक का रोल भी बताता हूं मैं, अभी पहले बस लेबल्स तो बता दूं सब। अब नीचे और एक ऐसा रीजन है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जैसा ही है वो, उसको मैंने नाम दे दिया बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और सबसे लास्ट में ये जो रीजन होता है बेटा, सैटेलाइट रीजन होता है, बस क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन में वो यूज होता है, सैटेलाइट। अब ये सभी पार्ट्स में से कौन कौन सा पार्ट का फंक्शन आपको जरूरी इंपॉर्टेंट है? ये टीलोमियर, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये तीनों का रोल आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। तो मैं इन तीनों का रोल आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला तो मैंने लेबल निकाला वहां पे टीलोमियर। तो टीलोमियर क्या है बेटा? इट इज द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। ये तो क्रोमोसोम की टिप है ना। तो ये टिप क्या करेगी, है ना? इस टिप का रोल क्या होगा? इट जस्ट प्रिवेंट व्हाट? स्टिकिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है बेटा। ये क्या करेगी? क्रोमोसोम की स्टिकिंग को प्रिवेंट करेगी। स्टिक नहीं, ज्वाइन नहीं होने देंगे बेटा। तो फिर अभी आप सुन रहे कि सर ठीक है, ये ज्वाइनिंग नहीं होने देगा, लेकिन ये अगर ज्वाइन हो गया तो क्या होगा? सपोज दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है बेटा स्किन कलर वाला, दूसरा हेयर कलर वाला, बराबर कि नहीं? अब नॉर्मली दोनों मिक्स नहीं होते, ज्वाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये टीलोमियर का वो काम है। अगर टीलोमियर नहीं होता था तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को ज्वाइन हो जाते थे। क्रोमोसोम ज्वाइन हो गया बेटा तो मतलब क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन्स होते हैं, तो जीन्स का मिक्सिंग हो जाता था। लेकिन एक्चुअल में ये मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो क्रोमोसोम एक दूसरे को ज्वाइन नहीं होते। ये उसका रोल हो गया बेटा, टीलोमियर का रोल। क्लियर हो गया सबको? बताओ फटाफट। ओके, चलो आगे। अब सेकंड पार्ट जो है बेटा कौन सा है? दैट इज सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर को कहा जाता है बेटा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसका काम क्या है? देखो पिछली स्लाइड पे जाते, देखो बेटा, एक क्रोमैटिड है और दूसरी क्रोमैटिड। मतलब देखो बेटा, ये ऊपर की एक क्रोमैटिड हो गई, नीचे और एक क्रोमैटिड है, और इन दोनों को ज्वाइन करना, बराबर कि नहीं? जैसे कि देखो ऊपर वाले क्रोमोसोम में ये क्या है बेटा? सेंटर में ये सेंट्रोमियर है ना। ये एक क्रोमैटिड है, नीचे एक क्रोमैटिड है, तो दोनों क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करना ये काम किसका होता है? सेंट्रोमियर का, ठीक है। तो सेंट्रोमियर helps in what? The process of joining of two chromatids. वो क्या करेगा बेटा? दो क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करेगा। क्लियर हो गया? ज्वाइनिंग ऑफ टू क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमियर। आगे नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो क्रोमोसोम के सबसे पोस्टीरियर साइड में ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मैंने निकाला, देखो बेटा डायग्राम पे देखो, ये देखो सबसे नीचे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है आपको।
तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये दोनों ऐसे रीजन है जिन दोनों में रेड कलर का पार्ट ही नहीं निकाला बेटा मैंने। वो रेड कलर वाला पार्ट मतलब वो कौन सा पार्ट है बेटा? डीएनए है, डीएनए आरएनए नहीं उधर, बराबर कि नहीं? तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है, हाँ तुम इसका रोल बताता हूं, इट इज कॉल्ड एज अ, तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। क्या नाम दिया बेटा इसको? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, क्योंकि वो न्यूक्लियोलस को बनाता है, न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करेगा। क्लियर है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर हो गया। तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर मतलब देखो बेटा, ये न्यूक्लियस सेल के अंदर रहेगा, बराबर है, और न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस देखा ना अपन ने, तो न्यूक्लियोलस बनने के लिए क्या लगता है बेटा? आरएनए। तो ये कौन बनाएगा? ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये दो ऐसे रीजन है बेटा। ओके, उसके पहले एक जनरल क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए, मतलब ये जो क्रोमोसोम में अभी आपको रेड कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, वो डीएनए आरएनए है सपोज। तो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों एसिड है। एसिड है इसका मतलब उस पर निगेटिव चार्ज है बेटा, बराबर है। अगर मुझे क्रोमोसोम को स्टेन करना है, स्टेन मतलब कलर करना है बेटा, अगर मुझे उसको स्टेन करना है तो मुझे आप लोग बताओ मैं किस टाइप का स्टेन यूज करूंगा, एसिडिक या बेसिक? क्योंकि स्टेनिंग कंसेप्ट पता है आपको, कौन सा स्टेन यूज करेंगे अपन? अगर मुझे डीएनए और आरएनए को स्टेन करना है जिसपे निगेटिव चार्ज है, नो वन? अरे भाई ग्राम स्टेनिंग तो बताई थी मैंने आप लोगों को, बराबर कि नहीं? ओके, श्रद्धा का आंसर है बेसिक स्टेन यूज करेंगे, विपुल पाटिल का आंसर है बेसिक स्टेन यूज करेंगे। बाकी लोगों को क्या लगता है भाई? पीयूष बताओ फटाफट। भवन, बेसिक स्टेन यूज करेंगे ना। डीएनए पे अगर निगेटिव चार्ज है, उसको अगर हमें कलर करना है बेटा, तो हम पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेन यूज करेंगे कि नहीं, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो। इसलिए बेसिक स्टेन अपन यूज करेंगे। चलो, क्रोमोसोम पे बेसिक स्टेन मैंने डाल दिया, लेकिन क्रोमोसोम में दो ऐसे पार्ट रहेंगे जिनको अभी मैं मार्क कर रहा हूं बेटा। दो ऐसे पार्ट रहेंगे जो स्टेन नहीं होंगे बेटा। देखो, जहां पे मैंने रॉन्ग टिक किया है, एक तो रॉन्ग टिक किया बेटा मैंने प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में और दूसरा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन में। तो ये दो ही ऐसे क्रोमोसोम के रीजन्स है जिनकी स्टेनिंग नहीं होगी। उनकी स्टेनिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए ही नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया सबको? बताओ फटाफट। बोलो बोलो। ओके, सो वो पॉइंट मैं वहां पे लिख के देता हूं आपको। तो प्राइमरी एंड secondary constriction, primary and secondary constriction never get stain, उसकी स्टेनिंग ही नहीं होगी बेटा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्रोमोसोम के टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर कहां पे है, उसके बेसिस पे क्रोमोसोम के चार टाइप्स है। चारों टाइप्स मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला टाइप है क्रोमोसोम का, दैट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अब इसमें वर्ड आ गया सेंट्रिक, तो सेंट्रिक का मीनिंग होगा सेंट्रोमियर। ठीक है, मेटा का मीनिंग क्या होगा बेटा? मेटा का मीनिंग होगा मिडल। मतलब जिस क्रोमोसोम में, ये देखो बेटा ये सेंट्रोमियर है मान लो, ठीक है, और ये सेंट्रोमियर मिडल में होने की वजह से दो क्रोमैटिड से दोनों की लेंथ सेम रहेगी बेटा। देखो, बराबर कि नहीं? ये एक क्रोमैटिड होगी, ये दूसरी क्रोमैटिड होगी, दोनों की लेंथ सेम है। हाँ, जब सेल डिवीजन होती है तो इसकी अरेंजमेंट
स्पिंडल फाइबर पे चेंज होती है, तो मतलब इसका शेप रफ ऑलमोस्ट ये कैसा दिखता है बेटा, वी शेप। अभी आप शेप के बारे में टेंशन मत लो, वो सेल डिवीजन चैप्टर अपन ट्यूसडे को स्टार्ट करेंगे ना, उसमें वो इन डिटेल आएगा। तो बस वी शेप आप शेप ध्यान में रखो, वो कैसे चेंज होगा वो सेल डिवीजन में बताऊं। ओके, सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज, क्या नाम दिया बेटा उसको मैंने, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है ना, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो फिर से वर्ड क्या आ गया भाई, सेंट्रिक। तो सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या था बेटा, मेटा मतलब मिडल में, ओके। सब मतलब नियर द मिडल, ठीक है बेटा, नियर द मिडल सेंट्रोमियर होगा। तो नियर द मिडल होने की वजह से क्या होगा, देखो ये सेंट्रोमियर मैंने निकाला, नियर द मिडल है तो बेटा एक क्रोमेटिड थोड़ी लॉन्ग होगी, एक थोड़ी शॉर्ट होगी उससे, बराबर है। ऊपर के केस में दोनों की लेंथ सेम थी, हाँ, वन शॉर्ट क्रोमेटिड एंड वन लॉन्ग क्रोमेटिड, व्हेन अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम इट अपीयर्स लाइक द ग्रीक लेटर एस, एल शेप होता है बेटा, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज, that is एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसका मीनिंग मैं बताता हूं बेटा, देखो फिर से वर्ड सेंट्रिक, तो सेंट्रिक मतलब होगा सेंट्रोमियर, ठीक है। एक्रो का मीनिंग क्या होता है बेटा, नियर द टीप मतलब क्या होता है बेटा, टीलोमियर, हाँ। तो ये देखो बेटा, ये डार्क पोर्शन है ना, ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर कंसिडर करो आप लोग। सो वन क्रोमेटिड इज वेरी लॉन्ग एंड वन इज वेरी शॉर्ट, देखो बेटा एक बहुत लॉन्ग एक बहुत शॉर्ट है ना। सो वन वेरी शॉर्ट क्रोमेटिड एंड वन वेरी लॉन्ग क्रोमेटिड, व्हेन दे अरेंज ऑन द क्रोमोसोम इट अपीयर्स लाइक द जे शेप, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला जो टाइप है बेटा क्रोमोसोम का, वो है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो बेटा सेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा, सेंट्रिक का मीनिंग होगा सेंट्रोमियर, और टीलो का मीनिंग क्या होगा बेटा, एट द टीप। सेंट्रोमियर डायरेक्टली कहां पे होगा, टीप पे होगा बेटा। ये देखो ये डायरेक्ट टीप पे क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर मैंने निकाल दिया, तो उसमें एक ही लॉन्ग आर्म रहेगी बेटा। तो एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम आय या फिर रॉड शेप में दिखाई देगा। तो मुझे बताओ बेटा, क्रोमोसोम के चारों टाइप समझ में आ गए सबको, यस और नो, एकदम सिंपल टाइप से। ओके, वैष्णवी और श्रद्धा को समझ में आ गया। बाकी लोग जो सो रहे वो, युगेंद्र पवार समझ में आ गया, मोहित सुपे, स्नेहा, प्रणव चौधरी, ओके चलो ठीक है बेटा। तो ये हो गया क्रोमोसोम के टाइप्स। अब लास्ट में न्यूक्लियस को अपन कंट्रोलिंग सेंटर क्यों कहते हैं बेटा, है ना। तो न्यूक्लियस के फंक्शंस मतलब क्रोमोसोम के फंक्शंस, है ना। सो फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम, तो ये जो क्रोमोसोम होता है, ओके विपुल का क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम ऐसे शेप क्यों बना रहा है। देखो बेटा विपुल क्या बताया मैंने, वो शेप्स मैं सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा आपको, क्या है एक्चुअल में होता क्या है। सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करके स्टेजेस होती है। तो नॉर्मली जब क्रोमोसोम सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है, मान लो तो इस टाइप का वो क्रोमोसोम है, ठीक है ना। उसमें एक एनाफेज नाम की स्टेज होती है। तो उस एनाफेज में क्या होता है बेटा, ये सेंट्रोमियर जो है ना, ये देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, तो देखो बेटा ऊपर की क्रोमेटिड ये ऊपर ये नीचे ऐसे ये है, तो ये वी शेप। तो ये सेंट्रोमियर ब्रेक होने की वजह से उसके शेप चेंज होते हैं बेटा, वो सेल डिवीजन चैप्टर में मैं इन डिटेल बताऊंगा। विपुल क्लियर। चलो आगे, अब लास्ट में एक न्यूक्लियस के फंक्शन बता दो बेटा। न्यूक्लियस के मतलब क्रोमोसोम के, है ना। क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम पे क्या होते हैं बेटा, जीन्स होते हैं। तो जीन्स होते हैं तो मतलब इसका फंक्शन क्या है, दैट 8
हेल्प्स इन व्हाट, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मीनिंग तो आपको पता है बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये हेरिडिटी होती है बेटा, ये फंक्शन क्रोमोसोम का होगा, बराबर है। दूसरा 8 also helps in वेरिएशन। जीन्स की वजह से क्या होता है बेटा, वेरिएशन, चेंज होगा, और वेरिएशन होने की वजह से ही तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा बेटा। इवोल्यूशन दैट इज एडेप्टेशन, न्यू चेंजेस जो हो, एडेप्टिव चेंजेस जो हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उसकी हैबिटेट में खुद को एडेप्ट होने के लिए उसको अपन कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। तो वो जो सारे चेंजेस है वो भी किसकी वजह से होंगे, जीन्स। और जीन्स मतलब क्या होता है बेटा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के जितने भी फंक्शंस है, सबके सब फंक्शंस किसके रिलेटेड है बेटा, क्रोमोसोम के रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी आपको संडे कल है, तो उसमें पूरा ये चैप्टर नोटबुक में से रिवाइज करो बेटा। मंडे को इसकी एक शीट अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको मतलब आपकी इसकी टेस्ट होगी इसी चैप्टर पे, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं, इसके बाद आपका मैथ्स का लेक्चर होगा, है ना। चलो बाय सबको।